नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस साइंस क्लास एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। आज की इस क्लास के अंदर हम यहाँ पे जो शेखावाटी मिशन की जो पीडीएफ जारी की गई है 2024 और 25 सेशन के लिए, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं 25 के अंदर, उसके लिए आपके बायोलॉजी की यहाँ पे शेखावाटी मिशन की पीडीएफ है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, जिसके अकॉर्डिंग इसमें दे रखे हैं लगभग आई थिंक इसमें 74 पेज है वो होने चाहिए। तो आपको पूरे 74 पेज की वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। और शेखावाटी मिशन के जो भी टीम है जिन्होंने तैयार किया है इसको, वो बहुत ही एकदम अच्छा और अपनी मेहनत के दम पे बहुत अच्छे से इसको कंटेंट को तैयार किया है। और मैं इस कंटेंट को स्टूडेंट तक पहुंचाने के पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूं और उनको ये कंटेंट में और आगे प्रोवाइड करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब इसका पूरा का पूरा जो आप बोलते हो कि भी मेहनताना कह सकते हो कि भी इसके पीछे का पूरा एफर्ट है वो शेखावाटी मिशन की जो टीम है उसको जाता है। मैं तो एक ज़रिया हूँ जो आप तक ये पहुँचा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये जितने भी व्याख्याता वगैरह है इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये स्टूडेंट्स के लिए इतनी मेहनत करते हैं यहाँ पे। ये सारे आपके जो चैप्टर हैं उनका आपके अंक बाहर दे रखा है यहाँ पे। हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चनों से ही शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास में है चैप्टर नंबर फर्स्ट, यहाँ से हम शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज है तो चैप्टर वाइज एक तो हमारे पास में 13 चैप्टर के क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मॉडल पेपर भी है वो भी हम सॉल्व करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये वीडियो मिलता जाएगा। आज के वीडियो के अंदर हम यहाँ पे चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो स्टार्ट करें। सारे चैप्टरों की वीडियो आप डेली एक एक वीडियो मिलती जाएगी। पहला लेसन है आपके पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। टोटल जो चैप्टर है वो 5 नंबर का है। ये प्रश्नों की संख्या, टोटल जो प्रश्न आएंगे वो 4 प्रश्न आएंगे आपके। वस्तुनिष्ठ मतलब जो MCQ होता है ऑब्जेक्टिव सवाल, वो 1 आएगा। रिक्त स्थान का भी 1 आएगा। अति लघुरात्मक 1 और दीर्घ उत्तरात्मक है वो 1, जो 3 अंक का होगा, ठीक है ना। देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करते हैं सबसे पहले। बाकी स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो कि भी और क्या सुधार होना चाहिए इसमें, लाइव क्लास भी होनी चाहिए क्या, जिससे आप लाइव क्लास में भी आंसर दे पाओ। तो पहले है एक प्रारूपी आवर्तबीजी पादप के परागकण की भित्ति कितने परतों की बनी होती है। तो एक प्रारूपी जो आवर्तबीजी होता है उसके परागकण की जो भित्ति होती है वो मेनली 2 परतों की होती है, इस तरीके से, ठीक है। 2 परतों की बनी होती है, जिसमें बाहर वाला जो आवरण होता है इसको हम यहाँ पे एग्जाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एग्जाइन के नाम से जानते हैं। बाहर वाले आवरण को क्या कहते हैं? एग्जाइन कहते हैं। और अंदर वाला जो आवरण होता है इसको हम यहाँ पे इंटाइन कहते हैं। मतलब ये तो हो जाएगा बाह्य चोल और ये हो जाएगा अंत्यचोल। बाह्य चोल के ऊपर स्पोरोपोलिनिन का क्या पाया जाता है? आवरण। स्पोरोपोलिनिन का आवरण पाया जाता है जो परागकणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का क्या करता है? कार्य करता है। तो ये भी आप विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखें। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ जनन छिद्र उपस्थित होते हैं और इन जनन छिद्रों की संख्या होती है 3 और एक बीजपत्री के अंदर इनकी संख्या होती है 1 जनन छिद्रों की। और जनन छिद्रों से किसका निर्माण होता है? यहाँ पे जो पराग नलिका है उस पराग नलिका का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन तो करेंगे लेकिन साथ में उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और हम पढ़ेंगे, जिसके कारण आपका जो लेसन है ये एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भी क्या होना चाहिए इसके अंदर वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर हमारी राय ये है, आप ऐसे कीजिए, या फिर जो करवा रहे हो आप वो बेस्ट है। तो आप कमेंट कीजिए आप अपनी तरफ से, ठीक है ना। रेस्पॉन्स ज़रूर मिलना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो ये मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है, लेकिन कमेंट ज़रूर करना कि भी आपकी और क्या राय है वो आप ज़रूर कमेंट करना। अच्छा लग रहा है तो भी आपको कमेंट करना है। थोड़ा बहुत सुधार जो होना करना चाहिए कि भी ये होना चाहिए तो वो भी आप कमेंट ज़रूर करें। लेकिन सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपके दिल की बात है। पसंद आए तो करना, नहीं पसंद आए तो मत करना। पसंद आए और मन नहीं करा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भी मत करना, ठीक है ना। लेकिन कमेंट ज़रूर करना। देखो नेक्स्ट सेकेंड नंबर, गैर एल्ब्यूमिनस अभ्रूणपोषी बीजों का सही जोड़ा है। तो अभ्रूणपोषी बीज, देखो पहली बात तो हमारे पास में एक तो बात करते भी भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पे बीजों के प्रकार। 1 मिनट में पेन चेंज कर ले। तो इसमें भ्रूणपोष है, उस भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पे बीजों के प्रकार। तो बीज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं गुरुजी बीज?
तो हम तो एक तो बात करते हैं अभ्रूणपोषी बीज, कौन सा अभ्रूणपोषी, और एक कौन से होते हैं भ्रूणपोषी। देखो हम बात करते हैं अगर भ्रूणपोष पीछे शेष रह जाता है तो उसको हम भ्रूणपोषी, अगर भ्रूणपोष शेष नहीं रहता है तो उसको अभ्रूणपोषी कहते हैं यहाँ पे। तो भ्रूणपोषी के अंदर ध्यान में रखना जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, द्विबीजपत्री, उनको हम अभ्रूणपोषी कहते हैं। तो इनमें जो भोजन संग्रहित होता है वो बीज पत्र में संग्रहित होता है, किसमें, बीज पत्र में। और भ्रूणपोषी का एग्जाम्पल होता है एक बीजपत्री, कौन सा होगा, एक बीजपत्री, क्योंकि इसमें भोजन संग्रहित होता नहीं एक बीजपत्री में, तो भ्रूणपोष शेष रहता है। इसके अलावा इसका जो बीज पत्र होता है एक बीजपत्री का, उस बीज पत्र को हम स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे गैर एल्बुमिनस बीज और गैर एल्बुमिनस या अभ्रूणपोषी बीज होते हैं, वो होते हैं द्विबीजपत्री पादप। तो द्विबीजपत्री देख लो किसमें, मटर और मूंगफली के अंदर। इस कारण यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन है आपका, वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर बाई चांस बताने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, थोड़ा सुधारा जाएगा। मेरी तरफ से 100% कोशिश रहेगी कोई भी क्वेश्चन आपको गलत ना बताया जाए और उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया जाए। आभासी फल का उदाहरण, भाई ऐसे फल जिनका निर्माण आपके अंडाशय के अलावा किसी दूसरे भाग के द्वारा होगा। अगर अंडाशय के द्वारा फल का निर्माण होता है तो ऐसे फलों को हम कहते हैं यहाँ पे वास्तविक फल, वास्तविक के दो, या फिर सत्य फल कहते हैं इनको, ठीक है ना। और अगर अंडाशय को छोड़कर इसके अलावा किसी अन्य भाग के द्वारा फल का निर्माण होता है तो उनको हम कहते हैं असत्य फल या आभासी फल कहते हैं, असत्य फल या आभासी फल। और आभासी फल का उदाहरण हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, कौन सा हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मृत सागर के पास किंग हेरोल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान 2000 वर्ष प्राचीन पादप का बीज खोजा गया था। ये कौन सा था, तो ध्यान में रखना यहाँ पे फोएनिक्स डैक्टिलीफेरा, ये फिक्स है तो आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स को आगे ले जाते हैं। सही विकासीय क्रम का चयन करें। देखो सही विकासीय क्रम की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में देखो ऑप्शन कट करने की भी एक मतलब बहुत अच्छी इसके अंदर पावर होती है अगर स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो। देखो सबसे पहले बीजाणुजन ऊतक आना चाहिए ना, तो जिसमें बीजाणुजन ऊतक है वो सही, तो ये तो गलत हो जाएगा। बीजाणुजन ऊतक, फिर परागमात्रक कोशिका, ये हो जाएगा। इसके बाद में हो जाएगा लघु बीजाणु चतुष्क, और लघु बीजाणु चतुष्क है जिनकी जो चार आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये चतुष्क बीच में से क्या है यहाँ पे केलोज भित्ति द्वारा जुड़े होते हैं, और केलेज एंजाइम क्या करता है, इस भित्ति को अलग करने का कार्य करता है। और जैसे यहाँ से केलेज एंजाइम इस भित्ति को अलग करते हैं तो उन लघु बीजाणुओं को फिर हम परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकण। और परागकण है तो उसके अंदर केंद्रक में असमान समसूत्री विभाजन होता है, दो कोशिका बनती है, कायिक कोशिका, जनन कोशिका। तो जनन कोशिका के द्वारा फिर यहाँ पे नर युग्मक बनते हैं, दो नर युग्मक, वो भी n प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक बात और, अगर आपको पूछ ले बीजाणुजन ऊतक है, इसकी सूत्र गुणिता कितनी होगी, 2n। परागमात्रक कोशिका, इसकी भी सूत्र गुणिता कितनी होती है, 2n। लघु बीजाणु की सूत्र गुणिता कितनी होगी, n, ठीक है। परागकण की सूत्र गुणिता n, और नर युग्मक की सूत्र गुणिता भी क्या होगी, n। कंप्लीट है बात। फिर चलते हैं नेक्स्ट। असुमेलित है वो यहाँ पे चेंज करना, भी कौन सा जोड़ा है वो गलत है यहाँ पे। तो देखो इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले कि लघु बीजाणु धानी है वो परागकोश में बनती है, बिल्कुल सही है। 4 लघु बीजाणु धानियाँ बनती है, परागकोश द्विपालित होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट गुरु बीजाणु धानी वो बीजांड का ही ऊतक होता है जो अंडाशय के अंदर होता है। और नेक्स्ट भ्रूण कोश है वो मादा युग्म को भी। परागकण, परागकण को नर युग्मक नहीं कहते, ध्यान में रखना, परागकण को नर युग्मक नहीं कहते। अगर यहाँ पे जनन कोशिका नाम आ जाता, जनन कोशिका, तो हम कह सकते थे नर युग्मक यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये गलत है और बाकी सारे यहाँ पे सही सुमेलित कर रखे हैं इसमें। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जल परागित पादप नहीं है। भाई जल के द्वारा पादप किस मतलब परागण किस में के अंदर नहीं होता है, तो कैनाबिस सैटाइवा, ठीक है। आई थिंक ये धतूरे का है यहाँ पे कैनाबिस सैटाइवा, तो इसके अंदर ये जल परागित नहीं होता है, ध्यान रखना। आगे है परागकण की
विभाजित होकर दो युग्मकों का निर्माण। अभी मैंने बताया था जनन कोशिका के अंदर विभाजन से दो नर युग्मक निर्माण होता है और दोनों नर युग्मक होते हैं वो n प्रकार के होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, जायांग का वह भाग जो परागकण की सुसंगता का निर्धारण करता है। देखो, जायांग का वह भाग जो परागकण की सुसंगता, आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, टॉपिक पढ़ा होगा, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। देखो, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया क्या होती है यहाँ पे कि भी ये परागगण होता है, ये सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करता। तो जो वर्तिकाग्र होती है, उस वर्तिकाग्र के अंदर ऐसी क्षमता पाई जाती है कि उसके ऊपर अगर किसी दूसरी जाति के परागकण आ जाए तो उनका निषेचन नहीं हो पाता। ऐसी क्षमता किसके अंदर होती? इस वर्तिकाग्र के अंदर होती। किसके अंदर? वर्तिकाग्र के अंदर। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि जायांग का वे भाग जो परागकण की सुसंगता का निर्धारण करती है, तो वो भाग हो जाएगा वर्तिकाग्र। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। समझ गए बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 64 परागकणों के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन में भाग लेगी। कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होगी? अब देखो, मैं कहता हूं अगर एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, उसमें अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। फिर मैं कहूँगा अगर 2 होगी तो कितने लघु बीजाणु बनेंगे? 8 बनेंगे। फिर मैं कहता हूँ 3 होगी तो लघु बीजाणु कितने बनेंगे? यहाँ पे 24 बनेंगे। सॉरी, 1 मिनट। 2 है तो 8, और अगर 3 लघु बीजाणु मतलब मात्र कोशिका है तो 12, और अगर 4 लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, एक में 4 बनते तो 4 है तो 16 बनेंगे। ठीक है। अगर 5 लघु बीजाणु मात्र कोशिका है तो टोटल हमारे पास में 20 लघु बीजाणुओं का क्या होगा? निर्माण। और अगर 6 हमारे पास में लघु बीजाणु मात्र कोशिका है तो टोटल हमारे पास में 24 लघु बीजाणुओं का निर्माण। अब मेरी बात समझना, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भी हमारे पास में एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन से टोटल 4 लघु बीजाणु बनते हैं। तो 64 लघु बीजाणु बनाएंगे तो कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका? तो आप 64 के अंदर डायरेक्ट 4 का भाग दे सकते हो, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट 4 का भाग देंगे तो 1, और 24 में यहाँ पे गए 6 चौक 24 तो 6। इसका मतलब लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। यहाँ पे अगर आपको दे देता कि अगर 24 हमारे पास में लघु बीजाणुओं का निर्माण करना है तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका कितनी होगी? 6 लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो 10वें के अंदर यहाँ पे सी ऑप्शन। समझ गए कैसा होगा? और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की सूत्र गुणितता पूछ ले आपको तो 2n बतानी है, 2n प्रकार की होती है। नेक्स्ट, एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री पादप का भ्रूणपोष निषेचन के दौरान होता है। तो निषेचन के दौरान ये ध्यान में रखना 7 कोशिकीय होता है। 7 कोशिकीय निषेचन के दौरान की बात की जा रही है, 7 कोशिका होती है। नेक्स्ट, फ्रिटिलेरिया और लिलियम पादप में द्विनिषेचन की खोज करने वाले नावास्चिन थे। ठीक है, कौन थे? नावास्चिन। और निषेचन के बारे में तो स्ट्रासबर्गर ने ही बताया था। भ्रूणपोषी बीज है, सारे के सारे भ्रूणपोषी बीज है। अरंडी हो गया, जो हो गया, नारियल, ये सारे भ्रूणपोषी, एक बीजपत्री है, सारे मोनोकोट है, सारे के सारे मोनोकोट। इस कारण ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? भ्रूणपोषी, जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित होगा। नेक्स्ट है स्थायी बीजांडकाई ऊतक कहलाता है तथा ये उपस्थित होता है। अब देखो, स्थायी बीजांडकाई, आगे के जो ऑप्शन है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, भ्रूणपोष तो हो ही नहीं सकता, परिभ्रूणपोष नहीं होगा, और काली मिर्च इसके अंदर, सॉरी, इसमें भ्रूणपोष भी नहीं होगा। यहाँ पे आप देखो, वापस इस ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये मतलब कॉम्बिनेशन यहाँ पे ठीक है भी। स्थायी बीजांडकाई जो ऊतक है उसको हम कहते हैं परिभ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष। और परिभ्रूणपोष का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा काली मिर्च। आपको ध्यान में रखना, परी कैसी है? काली है। परी कैसी है? काली। ठीक है, उसने क्योंकि पोषण के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या खाई थी? मिर्च है। याद रह जाएगा आपको, कन्फ्यूजन नहीं होगा, टेंशन ना लो। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, यदि आवर्तबीजी पादप के भ्रूणपोष कोशिका में 24 गुणसूत्र हो तो उसी पादप की मूल की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या।
अब यहाँ पे थोड़ा आपको क्वेश्चन है वो समझना पड़ेगा। आप ये देखो, इसके अंदर ये दे रहा है भ्रूणपोष कोशिका में भ्रूणपोष कितना होता है 3n बराबर, ये कह रहा है यहाँ पे 24 है, तो n बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 24 में 3 का भाग देंगे, बिल्कुल देंगे, तो 8 3 24 8 हो गया, ये n का मान आया 8। अभी उसी पादप की मूल की प्रत्येक कोशिका, पादप की हर एक कोशिका ध्यान में रखना 2n प्रकार की होती है, तो यहाँ पे n बराबर हमारे पास में 8 आया, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 16, तो सी ऑप्शन करेक्ट। भारतीय पादप भ्रूणिकी के जनक कौन है? तो यहाँ पे होगा प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, यहाँ पे पी माहेश्वरी लिखा हुआ है, तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, ये शायद आपको इंट्रोडक्शन में ही मिल जाएगा। एक बीजपत्री में एक बड़ी ढालनुमा आकृति का, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्कूटेलम कहते हैं। एक बीजपत्री के अंदर जो बीजपत्र होता है उसको स्कूटेलम। बहुभ्रूणता सामान्यतः सिट्रस नींबू वर्गीय पादपों के अंदर पाई जाती है। एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण। वायु परागित पुष्पों के परागकणों की क्या विशेषता होती है? तो वायु परागित पुष्प के अंदर जो परागकण बनते हैं आकार में छोटे होने चाहिए, भी हवा के द्वारा आसानी से गमन कर सकते हैं। ये परागकोश है, ये वर्तिकाग्र है, तो ये आसानी से गमन करने वाले होने चाहिए, आकार में छोटे, वजन में भी हल्के होने चाहिए, सतह शुष्क होनी चाहिए। ठीक है, ये उपरोक्त यहाँ पे इनकी विशेषताएं रहेगी। अगर पूछे भी वर्तिकाग्र की क्या विशेष, तो वर्तिकाग्र रोमिल होनी चाहिए। ठीक है, मकरंद युक्त होनी चाहिए, यहाँ पे जो परागकण आएगा उसको आसानी से जोड़ सके। आगे खाली जगह है डायरेक्ट भर रखी है, तो हमें यहाँ से डायरेक्ट ध्यान रखनी है। लघु बीजाणुधानी की एंडोथीलियम परत की कोशिकाओं की भित्ति पर अल्फा सेलुलोज नामक पदार्थ का जमाव होता है। ठीक है, एक कच्चे नारियल में उपस्थित पानी केंद्र के भ्रूणपोष व आसपास स्थित सफेद गुदा कोशिकीय भ्रूणपोष का। भाई जो भ्रूणपोष के उदाहरण हम पढ़ते हैं वो टोटल 3 प्रकार का भ्रूणपोष होता है। सबसे पहले होता है यहाँ पे कोशिकीय भ्रूणपोष, उसके बाद में सेकेंड नंबर होता है हेलोबियल, और एक ध्यान में रखना केंद्रीय भ्रूणपोष होता है, केंद्रीय। और अगर आपको पूछ ले भी विकास की अवस्था के आधार पे पहले कौन सा आएगा, तो पहले आएगा केंद्रीय, पहले कौन सा आएगा केंद्रीय, सेकंड नंबर पे कौन सा हेलोबियल, और थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा कोशिकीय। अगर विकास की अवस्था के आधार पे पूछ ले तो नारियल का जो तरल पानी होता है वो केंद्रीय भ्रूणपोष, और उसका जो खाने वाला जो भाग होता है, हम जो इस भाग को खाते हैं, वो सफ़ेद गुदा कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना। और भ्रूणपोष होता है वो 3n प्रकार का होता है, और उसमें मुक्त केंद्र के विभाजन के द्वारा अनेक केंद्रक बन जाते हैं, और बीच में रिक्तिका बन जाती है, और सारे केंद्रक परिधि की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे जलीय पादप जैसे वाटर हाइसिंथ वे वाटर लिली में परागण कीटों व वायु द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है। कृत्रिम संकरीकरण फसल की उन्नति में प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए प्रमुख विधि है, बिल्कुल। युग्मनज में परिपक्व भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भवन कहते हैं, बिल्कुल। एम्ब्रियोजेनेसिस भी भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया या विकास की प्रक्रिया भ्रूणोद्भवन। परागण की बाह्य भित्ति ये हमने पढ़ लिया था स्टार्टिंग में, ठीक है, जो जैव अनपघटनीय है। एक ध्यान में रखना, और विशेष तौर से आपको मैं बता देता हूँ क्रायो संरक्षण। जितना मेरी स्पीड से हो रहा है उतना स्पीड से मैं आपको करवाऊंगा। ये क्रायो संरक्षण होता है, ध्यान में रखना, -196 डिग्री सेंटीग्रेड और द्रव नाइट्रोजन मतलब लिक्विड N2 के अंदर रखा जाता है, वो क्रायो संरक्षण होता है। परागकणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद में 3 नर केंद्रक, एक नर केंद्रक उपस्थित होते हैं। परिपक्व नर युग्मकोद्भिद में 3 नर केंद्रक। देखो ये थोड़ी यहाँ पे जो सवाल दे रखा है, यहाँ पे मुझे ये बात थोड़ी कम पचती है यहाँ पे, कारण क्योंकि नर युग्मकोद्भिद होता है, ये हो गया परागनलिका, और ये हो गई आपके यहाँ पे मतलब पूरा नर युग्मकोद्भिद हो गया। अब इसमें देखो 2 होते हैं नर केंद्रक, तो 2 ही होते हैं, 2 नर केंद्रक होते हैं। नर केंद्र कितने होते हैं? 2। इसमें नर युग्मकोद्भिद में 3 केंद्र, अच्छा सही बिल्कुल। नर केंद्रक तो 2, और एक आपकी कायिक कोशिका का केंद्रक हो जाएगा, ये हो जाएगा कायिक कोशिका का केंद्रक। कायिक कोशिका का केंद्रक 3 केंद्रक हो जाएंगे। अगर यहाँ पे पूछता भी नर केंद्रक कितने, तो नर केंद्रक 2 ही होंगे, तो यहाँ पे दे रखा भी 3 केंद्रक, और आगे दे रखा है भी 3 केंद्रक उपस्थित होते हैं, बिल्कुल बात ये सही है। अगर यहाँ पे आपको पूछ लेता भी नर केंद्रक कितने, तो सिर्फ और सिर्फ 2, क्यों कायिक कोशिका का एक और हो गया तो टोटल 3।
निषेचन क्रिया के दौरान पराग नलिका भ्रूण कोश में बीजाणु द्वारी छोर से प्रवेश करती है। देखो मैं आपको बता देता हूँ पूरा, या डाउट नहीं होगा फिर। ये हमारे पास में यहाँ पे मान लो ये भ्रूण कोश है, ठीक है ना। ये ऊपर 3 कोशिका, यहाँ पर भी आपकी 3 कोशिका, बीच वाली अंड कोशिका और यहाँ पे बीच में ध्रुवीय कोशिका। थोड़ा मैं डायग्राम और बड़ा करता हूँ यहाँ पे आपको अलग से थोड़ा जूम करने के लिए। ये नीचे वाली कोशिका इंपॉर्टेंट, ये बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बीच वाली अंड कोशिका, इसके चारों तरफ ऐसे अध्यावरण पाया जाता है, आपको पता होगा, ये अध्यावरण होगा, ठीक है, ये अध्यावरण है। देखो पूरी बात करते हम यहाँ पे समझते हैं कि भी अगर पूछे आपको कि भी बीजांड के अंदर कहाँ से प्रवेश करेगी, तो बीजांड में है वो अध्यावरणी भाग से भी आ सकती है, ऐसे निभाग भाग से भी आ सकती है परागनलिका, और बीजांड द्वारीय भाग से भी आ सकती है। लेकिन अगर पूछे कि भी भ्रूण कोश में कौन कौन से मार्ग से प्रवेश करेगी, तो भ्रूण कोश में प्रवेश करने के 3 रास्ते। कितने रास्ते हैं? 3। कौन से गुरुजी? एक तो रास्ता हो सकता है यहाँ पे आपकी ये रास्ता, पहला जो रास्ता है ये हो जाएगी आपके भ्रूण कोश की भित्ति और सहायक कोशिका के बीच में से। आगे बात समझ में। दूसरा रास्ता हो सकता है सहायक कोशिका को भेदते हुए। गुरुजी फिर तीसरा रास्ता हो जाएगा सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच में से, ये तीसरा रास्ता, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है निषेचन क्रिया के दौरान परागनलिका भ्रूण कोश में केवल और केवल बीजाणु द्वारीय छोर से ही प्रवेश करती है। पुष्प में स्थित पुंकेसरों के पराग कोश को परिपक्व होने से पहले हटा देना, विपुंसन, ये तो प्रैक्टिकल के अंदर भी आपकी विपुंसन। गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर आवर्त बीजी भ्रूणपोष त्रिगुणित, जबकि अनावर्त बीजी भ्रूणपोष कैसा होता है? अगुणित। क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो भ्रूणपोष बनता है वो आपके मादा युग्मकोद्भिद से ही बनता है, फीमेल गेमेटोफाइट से ही बनता है। किससे बनता है? मादा युग्मकोद्भिद से ही बनता है। और मादा युग्मकोद्भिद कैसा होता है? N प्रकार का। नेक्स्ट, लघु बीजाणु की सबसे आंतरिक परत टेपिटम। बिना निषेचन क्रिया के फल का निर्माण एनिसेक फलन। ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन सहायक होते हैं इसमें। सेव है ये आभासी असत्य फल होता है, क्योंकि फल का निर्माण अंडाशय के अलावा अतिरिक्त भाग के द्वारा। परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। चमगादड़ परागण दर्शाने वाले पुष्प खुशबूदार, सामान्य सफ़ेद और रात्रि में खिलने वाले होने चाहिए, क्योंकि चमगादड़ रात्रिचर है। तो ये हमारे पास में हमने यहाँ पे MCQ और जो खाली जगह के क्वेश्चन हैं वो अभी तक कंप्लीट किए हैं। ये भी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो एक बार आप कमेंट्स ज़रूर करें, देखते हैं बच्चों का रेस्पॉन्स कैसा आता है। तो कंटिन्यू है वो क्लास से बाकी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।